घड़ी में 12 बजे और मैं हाजिर। बच्चों, 12 बजे की ये हिंदी की क्लास आपको आपके एग्ज़ाम में याद रहे, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हिंदी का स्वरूप अब एसएससी जीडी में पूरी तरह से बदल चुका है, अर्थात अब आधी हिंदी कुछ अलग ही तरह की आती है। 20 में से 10 क्वेश्चंस अगर मैं इन 10 में देखूं बच्चों, मैं तो लाया हूं जो भी बोर्ड पे कराऊंगा ये मुश्किल मुश्किल मैंने सारे सेटों से छांटे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। लेकिन अगर आप हर सेट वाइज देखेंगे, जहां जहां ये 10-10 प्रश्न आए हैं, उनमें से 6-7 प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप समझ से उनको लगाओ, अपनी बेसिक समझ से, तो वो 6-7 बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई भी एवरेज बच्चा कर देगा। लेकिन जो ऊपर के 3-4 क्वेश्चन हैं, वहां थोड़ी गहरी समझ से ही बच्चा कर पाता है। अब मैं वो गहरी समझ विकसित कर रहा हूं आपके अंदर, कि ना केवल 6-7 हों, आपके 6-7 तो होंगे ही, बल्कि वो आपके 9-10 ही हो पाए। और बाकी जो बचे 10 हैं, वो हिंदी तो नॉर्मल हिंदी है, उसको कोई भी करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे, क्योंकि 10 उनको तो आप कर ही दे रहे थे, गद्यांश वगैरह वगैरह जो भी आ रहा था उसको तो सब जानते हैं। 5-6 इनमें से आप कर दे रहे थे, इसलिए बच्चे लोगों की हिंदी 15, 16, 17 हो रही थी। लेकिन हमारी कोशिश 20 में से 20 की होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के। वही मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। अगर आप पहली 12 क्लासेस आप मेरी देख लोगे, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाएगा कि अब हिंदी में नहीं छूटेगा। जिस हिंदी से हम डरे हुए थे, जैसी हिंदी इस बार आई थी, अब ऐसी ही आएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर हम संभावित पे चलेंगे 10-12 क्लास के बाद, कि क्या क्या और संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या और ऐसे शब्द हो सकते हैं जो हिंदी में और परेशान कर सकते हैं आपको। तो हम सारी संभावनाओं को खत्म कर देंगे ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से बाहर ना जाए। तो बच्चों, चूंकि एसएससी जीडी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, अगर कोई सब्जेक्ट हमसे छूट गया, और सोच करके देखो कि अब जो आगे आने वाला टाइम है, वहां 15 मिनट मैथ के लिए मिलेंगे, 15 मिनट रीजनिंग के लिए मिलेंगे। अगर उनके लिए 15-15 मिनट मिले, तो आप यकीन मानना कि वहां आप 16-16 क्वेश्चन ही आपका बेस्ट स्कोर हो जाएगा। तो फिर 15 मिनट ही हिंदी के लिए मिलेंगे। जब हम पहले 8 मिनट में 20 कर देते थे, अब यहां 15 मिनट मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। अगर इसमें भी हम 15 नंबर पर अटक गए, तो यही हमारा सिलेक्शन रोक देगा। इसको हमें 19-20 पे पहुंचाना ही पहुंचाना है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत है हमारे पास। अब सेक्शनल टाइमिंग मिलने जा रहा है बच्चों आगे। तो मैथ रीजनिंग हमें 17-18 तक संतुष्ट हो जाना है। हिंदी हमें 20 में से 20 करना है, और बचा जीएस। जीएस का कोई भरोसा होता नहीं है। ठीक है, वो 12 हो जाए, वो 14 हो जाए, वो 15 हो जाए, 18 हो जाए, ये सब राम भरोसे। अब आगे बात करते हैं इसी हिंदी की, कि इस बार क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। मैंने बता दिया, क्योंकि 15 मिनट इस सब्जेक्ट को देने हैं, तो तसल्ली पूर्वक करेंगे इस सब्जेक्ट को, तो इसमें फिर मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए। तो सोचने समझने के लिए हमारे पास समय बहुत है ना। और कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सीपी ग्राम पे अपनी कंप्लेंट डाल दी है। एक बार पहले, पहला क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था सीपी ग्राम का, पीएमओ पोर्टल का लिए। इसमें लिखो, क्या आपने यस और नो, क्या सीपी ग्राम यस और नो कर दो। सीपी ग्राम कंप्लेंट आपने दर्ज करी या नहीं, एक बार पोल करवा रहा हूं, जल्दी से बताओ। जिन लोगों ने दर्ज कर दिया वो यस करो, जिन्होंने नहीं करी है वो नो करो। सीपी ग्राम की कंप्लेंट, और ईमानदारी से भरना भाई, देखो तभी मैं आगे का स्टेप ले पाऊंगा। कि हमें कंप्लेंट दर्ज करानी है, हमें आपत्ति है इस बात पर कि आप 50% अग्निवीरों के लिए रख रहे हैं, उनको वहीं परमानेंट कर दो ना सर, सेना में। उनको 75% कर दो, यहां 25% दे दो कोटा, है ना। तो जिन्होंने डाल दिया वो यस लिखो, और जिन्होंने नहीं डाला है वो नो लिखो। अभी मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। देखिए, 4000 बच्चों ने वोट किया है, अभी सिर्फ 4000 ने। 7000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं फिलहाल तक। 4000 बच्चों ने वोट किया है, जिनमें से 26% कह रहे हैं कि हमने डाल दी है। इसका मतलब है 1000 बच्चों ने कंप्लेंट भेज दी है। और मेरा लक्ष्य था कि मैं 1 लाख बच्चों का विरोध दर्ज करवा दूं पीएमओ पोर्टल पर। 1 लाख। अभी सिर्फ 1000 बच्चों ने विरोध दर्ज किया है। तो क्या ऐसे हम जीत पाएंगे? घर बैठे बच्चों, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। देखो,
अगर आपको अपने हक की लड़ाइयों के लिए जागरूक नहीं हो सकते तो फिर कोई हक नहीं है आपको कि भाई आपके लिए सरकार आपके फेवर में कोई डिसीजन ले। कोई हक नहीं है ये बोलने का। तो इसलिए आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं मानता हूं अभी 70-72% ने नहीं किया है, पर ये भी करेंगे, ये भी मानता हूं। 1500 बच्चों ने कर दिए, 5000 के वोट आ चुके हैं, जिनमें से 29% कह रहे हैं कि जी हाँ हमने कर दी। चलो 1500 लोग कंप्लेंट डाल चुके हैं, बहुत अच्छा नंबर है ये भी, पर मुझे ये नंबर बड़ा करना है। ठीक है, 1 लाख अगर आपने पहुंचा दिया तो यकीन मानना सरकार सोचने को मजबूर हो जाएगी अपने इस डिसीजन पे। आज भी अखबार में आई है बात, आपने सुनी होगी कि अग्निवीरों को 50% आरक्षण। हालांकि उसमें कुछ और क्लैरिटी भी दी है उन्होंने कि जो अग्निवीर किसे पूरे पद नहीं भर पाएंगे, ये बात पहुंच गई जन उन तक हमारी या नहीं, शायद इसलिए दिया हो क्लैरिफिकेशन कि पूरे पद अगर नहीं भी भर पाए अग्निवीर तो उनको अगली भर्ती में हम ओपन भर्ती के लिए दे देंगे। क्या बोला है उन्होंने कि जैसे 50% अग्निवीरों के पद पूरे नहीं भर पाए, हमने रिजर्व किए 50% अग्निवीरों के लिए 25,000 वैकेंसीज हैं, टोटल 50,000 आई, मान लो 25,000 वैकेंसीज रिजर्व कर दी अग्निवीरों के लिए। अब उनमें 15,000 ही अग्निवीर हो पाए, तो जो 10,000 वैकेंसीज हैं अगली बार इनको ओपन भर्ती के लिए छोड़ा जाएगा, ना कि अग्निवीर के लिए। ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है अखबार में, जो मैं समझ पाया हूं। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, कुछ तो पॉजिटिव हुआ, पर इस बार पहली बार तो नुकसान होगा। तो उस नुकसान को और भरपाई के लिए अगर इस पे आप भेज दोगे तो फिर आपको बहुत हद तक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये जो क्लासेस हैं इनका टाइम टेबल आप देख लीजिए। आरडब्ल्यूए के लिए अगर कोई पूछे कि आरडब्ल्यूए का सफलता में, बच्चे जो सफल होते हैं, आपकी सफलता में जो सफल हुए उनसे पूछते हैं हम कि आरडब्ल्यूए के किस चीज का सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो पता है मॉक टेस्ट के लिए बच्चे बोलते हैं, पेड बैच के लिए बच्चे बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स के लिए बच्चे बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुक्स के लिए बच्चे बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे किसके लिए बोलते हैं? प्रैक्टिस सेट्स का। क्या प्रैक्टिस सेट्स का सर सबसे ज्यादा योगदान रहा? ये हर बच्चा कहता हुआ मिल जाएगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट की कोर्स तो कर लिया था, कोर्स तो हम करते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स नहीं होते तो फिर शायद मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, रिवीजन नहीं हो पाता और मैं इतने नंबर नहीं ला पाता। क्योंकि कोर्स तो बेसिक समझ के लिए होता है, बेसिक हमारा तैयार कर देगा, फिर तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही हमारा सिलेक्शन होता है। तो ये रामबाण होता है सिलेक्शन के लिए। आरडब्ल्यू की कोई एक चीज पूछोगे तो प्रैक्टिस सेट का नाम लेता नजर आएगा बच्चा, पीछे जो भी लगे एक बार पूछ करके देखना। बच्चों ये मैं क्या करवा रहा हूं हिंदी में, आपको लगता होगा कि सर ये पता नहीं अलग अलग सी चीजें करा रहे हो हिंदी में। बच्चों मैं खुद बता रहा हूं आपको कि 377 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 52 शिफ्टों में, जो करा रहा हूं ऐसे। अगर मैं एक शिफ्ट का हिसाब लगा लूं तो 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, प्लस दूसरे जो परिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये 43 शिफ्टों में इसका क्वेश्चन पूछा गया, 89 प्रश्न पूछे गए, तो यानी हर शिफ्ट में 2 प्रश्न ये हो गए। तो यानी 10 नंबर का पेपर जो मैं करा रहा हूं पहली 10-12 क्लासेस में, जो कॉन्फिडेंस देने वाला हूं पहली 10-12 क्लासेस में, ये इन 10 नंबरों का देने वाला हूं। उसके बाद तो मुहावरे, विलोम शब्द अगर आ गए तो क्या टेंशन है। ये है ना असली चीज, इसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। तो बच्चों पहली 10-12 क्लासेस आप सबको ही करनी है, नहीं छोड़नी, क्योंकि इससे ही आपका अगला फ्यूचर तय होगा कि आप एसएससीजीडी में लगेंगे या नहीं लगेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10 मिनट बाद आया, पर ये जरूरी है। ये 10 मिनट मैंने खर्च किए, बड़े काम के खर्च किए हैं। पुलिस द्वारा भविष्य के कार्य की योजना को क्या कहा जाता है? बच्चों अगर इस सवाल के ऑप्शन पढ़ लो तो कोई भी इस सवाल का उत्तर लगा देगा। बताओ, पुलिस द्वारा भविष्य के कार्य योजना को क्या कहा जाता है? कल तो ये मिलान में भी आ गया था ये क्वेश्चन। तो पुलिस द्वारा भविष्य की कार्य योजना को हम क्या कहेंगे? प्रक्रिया कहेंगे। प्रक्रिया तो प्रोसेस है बच्चों, इसको हम भर्ती से समझते हैं। भर्ती से आपको जैसे नोटिफिकेशन आया तो प्रक्रिया क्या होती है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है जी? पहले जी क्या होगा
पहले जी आपका एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये प्रोसेस है, फिर आप ट्रेनिंग पे जाओगे। तो ये इसको कहते हैं, ये प्रक्रिया है भर्ती की। ठीक है। अब आप कहो कार्यक्रम, तो कार्यक्रम तो प्रोग्राम होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब समझ जाते हैं भैया कार्यक्रम, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ जो इतनी सजावट कर रखी है। तो कार्यक्रम जैसी कोई चीज नहीं है। तो भविष्य की कार्य योजना को क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया तो नहीं कहा जा सकता, प्रक्रिया तो ये चीज हो गई। अब नीति क्या है? नीति है नियमावली, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है? जो पहले से ही तय है कि भैया सबकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए होगी, ये पॉलिसी है। एज जो है 18 से 23 साल चाहिए होगी, ये पॉलिसी है बच्चों। फिर ये योजना क्या है? योजना ये होती है, योजना ये होती है कि भाई हम एग्जाम कब कराएंगे, फिर फिजिकल कब कराएंगे, फिर मेडिकल, और बच्चों को ट्रेनिंग में 1 साल के अंदर भेज देंगे। ये योजना है कि ऐसे 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 इतने दिन में कर लेंगे। तो ये योजना बनाना, तो कोई पुलिस द्वारा भविष्य की कार्य योजना को, भविष्य में ये भर्ती करनी है, उस योजना को हम योजना, उस कार्य योजना को हम प्लान कहते हैं। प्लान बना लिया, पूरा प्लान तैयार कर लिया। यही है इस सवाल का सही उत्तर, यही है बच्चों। देखो बट गए आपके उत्तर, 21% यहां, 15% यहां, 16% यहां। बड़ा आसान सा सवाल था, इतना आसान पूछेगा नहीं, इसलिए बच्चे योजना नहीं लगा रहे, है ना। कई बार तो इसलिए कर देते हो आप। तो पुलिस द्वारा जारी किया गया पहचान का आधिकारिक प्रमाण पत्र। देखो कई बार सवाल बहुत आसान होता है और हम ढूंढ रहे होते हैं कुछ और, ज्यादा गहराई में सोच सोच कर। तो पुलिस द्वारा जारी किया गया एक पहचान का एक आधिकारिक प्रमाण बताओ। आधिकारिक मतलब जिसको सरकार ने जारी किया हो, जो आपके डिपार्टमेंट ने जारी किया हो पहचान का। तो ऐसा प्रमाण क्या है? सेवा पत्र है क्या वो? नहीं, एक व्यक्ति की पहचान जिस पे फोटो भी लगा हो, जिस पे आपका नाम भी हो। तो सेवा पत्र तो ऐसा नहीं होगा। पहचान के लिए, पहचान के लिए तो फोटो जरूर होगा उस पे, तो ये तो नहीं हो सकता। अधिकृत पत्र नहीं, अनुमति पत्र नहीं, पहचान पत्र। हर डिपार्टमेंट में आपका पहले एक आईडी बनती है उस डिपार्टमेंट की, उसको आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, पहचान पत्र कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। जब कोई आदेश लिखित रूप में आता है तो वह क्या कहलाता है? कभी कभी सवाल इतना आसान होता है ना, हमें खुद डाउट होने लगता है क्या इतना आसान पूछेगा। खुद बताओ इसको कि जब कोई आदेश लिखित रूप में आता है, आदेश है लिखित रूप में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? संवाद। संवाद बोलेंगे क्या? संवाद तो वो होता है जो मौखिक करा हो, आपने बातचीत करी हो, ये तो नहीं हो सकता। वाक्य कहेंगे क्या उसको? वाक्य तो जानते हो, सेंटेंस को कहते हैं। चिट्ठी है क्या वो? अरे नहीं, कोई आदेश है। चिट्ठी तो ये आपने अपने माँ बाप को लिख दी, प्रेमिका को लिख दी, वो है चिट्ठी। लिखित आदेश कितना आसान है, 87%। चलो, किसी संदिग्ध व्यक्ति की आवाज की जांच किस श्रेणी में आती है? किसी संदिग्ध व्यक्ति की आवाज की जांच किस श्रेणी में आएगी? ऑडियो विश्लेषण, फॉरेंसिक जांच, मौखिक परीक्षा, वॉइस टेस्ट। बताओ बच्चों, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो वॉइस टेस्ट कब होता है मैं आपको बता दूं। संदिग्ध व्यक्ति है भाई साहब, अपराधी की श्रेणी में, हमें यह देखना है कि भाई पता क्या संदिग्ध कब बोलते हैं पुलिस की भाषा में, आवाज की जांच कब कर रहे हैं। सोच के देखना कि भाई देखो कॉल पे बात हुई थी, ये आदमी था, अब जो हमने अपराधी पकड़ा है क्या ये उसी की आवाज से मैच हो रही है जो कॉल पे बात हुई थी कि मैं तेरा मर्डर करूंगा। अब जिसको शक था उसको पकड़ लाए, और अब दोनों का आवाज की टेस्टिंग चल रही है। उसकी आवाज चला दी फोन पे, और अब इससे बुलवा के देख रहे हैं, हाँ भैया उसी टोन में बात करता है। फिर उसका ठहराव देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ये इस शब्द को कैसे बोलता, कोई शब्द पकड़ लेंगे, जैसे बोलता है कि उसने उसका वध कर दिया। बहुत लोग वध बोलते, बहुत लोग बध बोलते, बध कर दिया, तो बध ही बोल रहा है क्या? तो
ऐसी चीजें मैच करी जाती हैं बच्चों। तो यहां पर अब हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं जब ऐसे हम किसी की आवाज की जांच करने लगे। देखो वॉइस टेस्ट होता है जब आप कोई ऑडिशन देने जाएं, जैसा अमिताभ बच्चन जी गए ऑडिशन देने कि रेडियो जॉकी बनना है, लेकिन वहां जाकर के फेल कर दिए गए, इन्हें आपकी आवाज अच्छी नहीं है, फिर बाद में दुनिया उनकी आवाज की फैन बनी, है ना। तो ऐसा भी मत मान लिया करना कि जो आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वहां हमेशा आपको सफलता मिलेगी, नहीं। ईश्वर चाहते हैं कि शायद आप किसी बड़ी जगह के लिए बने हैं। अमिताभ बच्चन जी को भी क्या लगा होगा, रेडियो जॉकी की नौकरी नहीं मिल रही, मेरा जीवन खत्म। नहीं, उन्होंने बॉलीवुड में ऑडिशन दिया, बॉलीवुड के भगवान बन गए वो, है। तो वरना वो भी हिम्मत हार सकते थे आपकी तरह। तो ये वॉइस टेस्ट वही होता है कि वहां जाकर के आपने किसी गाना गाया और उसकी वॉइस टेस्ट हुई, तो ये तो नहीं हो सकता। अब संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर रहे हैं हम। मौखिक परीक्षा ये तो इंटरव्यू है, मौखिक परीक्षा तो इंटरव्यू को कहते हैं। फॉरेंसिक जांच या ऑडियो विश्लेषण, बच्चों जो पुलिस करती है ना वो ऑडियो विश्लेषण करती है, ऑडियो एनालिसिस करती है कि ये इस आदमी की आवाज वैसी है, क्या ठहराव है, किस शब्द को कैसे बोलता है। तो ये फॉरेंसिक जांच नहीं है। फॉरेंसिक जांच पता है किस चीज की होती है? फॉरेंसिक जांच होती है डीएनए, फॉरेंसिक जांच होती है फिंगरप्रिंट, जिसको हम वैसे नहीं पहचान सकते। अरे वॉइस को तो हम वैसे ही पहचान लेंगे, इसका फॉरेंसिक जांच जिसको वैसे नंगी आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। आप अंगूठा लगा लो, हमें सबके अंगूठे एक से नहीं लगेंगे, बताओ। तो इसको फॉरेंसिक जांच से पहचाना जाएगा। अब इस मोबाइल पे, एक मोबाइल है उस पे फिंगरप्रिंट, जैसे ये पेन है इस पे फिंगरप्रिंट किसके हैं, ये मैं पहचान पाऊंगा क्या? नहीं। फिर उसको फॉरेंसिक जांच में भेजना पड़ेगा। तो फॉरेंसिक इस चीज को बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यहां फॉरेंसिक जैसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए ये ऑडियो विश्लेषण में जाएगा। क्लियर? अब समझ में आई बात आपको? चलो, तो ये सवाल तो भाई देखो जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, वरना ये तुक्के से ही सही होगा फिर बच्चों का। कुछ क्वेश्चन थोड़े गहरे हैं जिसको आसानी से सही नहीं किया जा सकता। बुक तो बच्चों पहुंच गई होंगी यार सबकी, क्या? अच्छा, बंगाल वाली अभी नहीं लॉन्च हुई, आज कर दें क्या? बंगाल वाले चैनल पे आ जाना, RW बंगला, उस पर करते हैं आज। अपराधी की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई अपराधी है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने के लिए। अच्छा बताओ, अपराधी की मनोवैज्ञानिक स्थिति, मनोविज्ञान क्या होता है भाई? उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए। ये कब करते हैं इसकी स्थिति? भाई उसने इसका मर्डर कर दिया, हर बार ये अपराधी यहां माथे में गोली मारता है, अब उसकी साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं, अगला शिकार इसका कौन होगा। क्राइम ब्रांच देखे हो सीरियल, तब उनमें ये सब चीजें देखते हैं, वह इसका क्या दिमाग काम कर रहा होगा। पुलिस को उसके दिमाग के हिसाब से सोचना पड़ता है, तब उसे पकड़ पाती है। होता है कि नहीं? तो वो मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की प्रक्रिया, उस समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या हम उसकी मानसिक जांच कर रहे हैं? मानसिक जांच डॉक्टर करेगा, कौन सा रोग हो रहा है इसको, वो क्यों करेंगे पुलिस वाले? व्यवहारिक अध्ययन करेंगे, क्या उसका प्रैक्टिकल स्टडी चल रही है? नहीं भाई, वो है ही नहीं हमारे सामने जो हम उसको चीर फाड़ के देख सकें। अपराध का विश्लेषण चल रहा है, नहीं, उसकी साइको प्रोफाइलिंग देखेंगे। अब देखो, ये सबने मानसिक जांच लगाया, मानसिक जांच लगाएगा भी बच्चा। ये भाई मानसिक जांच जब उसको बोलते हैं हम, भैया हमारी मेंटल जांच कर लो, कि भैया ये मेंटल तो नहीं होगा, यहां डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, मानसिक रोगों की जांच डॉक्टर के पास होगी, पुलिस के पास नहीं। लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने के लिए कि भैया ये अगला कदम क्या लेगा, उस प्रक्रिया को, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी कि इसने पहले ये किया, फिर एक लड़की को मारता है, फिर एक लड़के को मारता है, फिर एक बच्चे को मारता है। अच्छा, अब लड़की की बारी है, ओहो लड़कियों को सुरक्षित करो, ये इस प्रक्रिया को कहेंगे। अच्छा, इसने ऐसा पैटर्न, जो पैटर्न है वो है साइको प्रोफाइलिंग, चेक करेंगे उसकी
समझ में आई बात? चलो अब ये आगे कभी आप भूलोगे नहीं इनको, क्योंकि हम इनको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न, किसी मामले में आरोपी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए जो साक्ष्य दिए जाते हैं, आरोपी को निर्दोष सिद्ध करना है। सोचिए, आरोपी एक होता है अभियोजन पक्ष, सुन लो बच्चों, ये भी पूछे जा सकते हैं आगे। अभियोजन पक्ष, एक होता है बचाव पक्ष। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोर्ट में दो ही पक्ष होते हैं। जो केस डालता है, जो केस डालता है, ये आरोपी पक्ष होता है। जिस पे आरोप लगे हैं वो आरोपी पक्ष है, डिफेंस। भाई वो अपना जो है बचाव करेगा। ये आरोप इस पे लगे हैं, केस इसने डाला है, तो ये अभियोजन पक्ष कहलाता है। ठीक है, जिसने केस डाला है, मान लीजिए इसके साथ रेप हुआ, तो ये अभियोजन पक्ष है, पीड़ित पक्ष है। इस पे केस डाला कि ये है, इसने किया है, तो वो आरोपी पक्ष हो गया। अब वो अपने आप को बचाव में कुछ पेश करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? यही बोल रहा है, किसी मामले में आरोपी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए जो साक्ष्य दिए जाते हैं उसको बचाव पक्ष प्रमाण कहते हैं। जो आरोपी अपने आप को बचाने के लिए देता है उसको बचाव पक्ष साक्ष्य कहेंगे। डिफेंस एविडेंस बोलते हैं। डिफेंस में आपने क्या एविडेंस दिए? क्लियर, समझ में आई बात? चलो, तो भाई आप तो पूरे पुलिस वाले बन जाओगे यार। तो कह रहा है कि ये वर्दी पहन रखी है तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए हिंदी में ऐसा सब कुछ डाल दिया। आप क्यों, क्या हिंदी का पेपर ऐसा आया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 8-10 प्रश्न थे बस ऐसे, अब उनमें से 6-7 करने लायक थे, 3-4 थोड़े मुश्किल थे। जैसे अब आपने देखा कुछ में गलत लगाया तो वो मुश्किल प्रश्न है, जिसको आपने देखते ही सही कर दिया वो आसान प्रश्न है। ठीक है, मैंने मुश्किल मुश्किल छांटने का ट्राई किया है, वरना बहुत आसान आसान भी आए हैं। चलो, तो आज हम देखेंगे कि इनमें ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो आप कितने उत्तर, कितना आपका स्कोर बनेगा। बच्चों लास्ट में चेक जरूर करूंगा और बाद में रिवीजन भी करेंगे। चेक पॉइंट पर तैनाती क्यों की जाती है? बच्चों मैं 20 प्रश्न ही करा रहा हूं 1 घंटे में, लेकिन इस 20 की जो समझ है ना वो अगले 40 को सॉल्व कराएगी। वो सिखा रहा हूं मैं आपको कि प्रश्न मुश्किल नहीं थे। ये नहीं है कि भैया ये वही करेगा जो पढ़ के गया है, नहीं। थोड़ा समझने की प्रयास किया करो कि चेक पॉइंट पर तैनाती क्यों की जाती है। कौन सा चेक पॉइंट? पुलिस देखी होगी आपने, जगह जगह बैरिकेड लगा के चेक पॉइंट बना लेती है, देखे हैं आपने चेक पॉइंट। तो वो चेक पॉइंट क्यों बनते हैं इतना पता होना चाहिए आपको। कभी दिमाग में आया कि यार पुलिस क्यों जांच कर रही है? ध्वनि प्रणाली जांचने के लिए करती है क्या? वो खुद लगाना, ये सबका सही आना चाहिए, लोगों की पहचान और सामग्री की जांच हेतु। हाँ यार, चेक पॉइंट इसलिए बनते हैं कि कोई अपराधी भाग गया है किसी गाड़ी को लेकर के, तो चेक पॉइंट बना देंगे, सबको देखेंगे गाड़ियों में, तो बिल्कुल लोगों की पहचान हो सकती है। या कोई बम लेके भागा है या कोई कीमती सामान लेके भागा है, तो उस सामग्री की जांच हेतु। सजावट के लिए, तस्वीर खिंचाने के लिए बकवास है ना ये ऑप्शन, तो इसको आसान प्रश्न कहेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पुलिस द्वारा किसी सूचना की पुष्टि करना क्या कहलाता है? ये कल वाला प्रश्न है, कल भी पूछा था मैंने। पुलिस किसी सूचना दिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया कि जी मैं जो है, मेरा ये 10th का सर्टिफिकेट है और मैंने पास की है। बताओ, अब मैं कल का प्रश्न लाया हूं, अगर आज भी गलत कर दिया तो भाई तुम्हारा गाल और मेरा हाथ धत तड़ातड़ होगी। बच्चों अगर आज भी गलत कर दिया, कल ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था इस आसान प्रश्न को, इसलिए लाया हूं दोबारा। पुलिस द्वारा किसी सूचना की पुष्टि करना क्या कहलाता है? स्पेशली सत्यापन, जिसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। कल तो सिखाया है ना वेरिफिकेशन, कि पुलिस को आपने कोई सूचना दे के, पुलिस आपके घर आई, पासपोर्ट आपने बनवाने के लिए अप्लाई किया, अब पुलिस जांचने आई है, पुलिस सूचना जो दी है आपने कि भैया मैं यहां रहता हूं,
मेरा ये फोटोग्राफ है, मेरा ये नाम है, मेरा ये आधार कार्ड है। अब पुलिस जांचने आपके घर पहुंचती है कि सब ठीक है कि नहीं है, अच्छा ये आदमी यहीं रहता है कि नहीं रहता। तो वो क्या है, वो वेरिफिकेशन है, वो क्या जांच है, वो निरीक्षण है, वो परीक्षण है, वो सत्यापन है, वो चीज है। कल भी सिखाया, आज भी 67% का उत्तर आया। बताओ क्या करूं बच्चों आपका। जब कर्मचारी छुट्टी के बाद कार्य पर लौटता है तो वह क्या करता है, ये आप जब फोर्स में लग जाओगे ना तो ये सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई 1 साल भी नौकरी करके आया तुरंत बता देगा क्या करता है वो, तुरंत। और ये आपको सिखाया कहना चाह रहे हैं भैया, सीख के यहीं से आओ, घर से ही। जब कोई कर्मचारी छुट्टी के बाद लौटा, क्या होगा कि जो बच्चे भर्ती हुए होंगे वो लौट के अपना लग गए ड्यूटी पे, यूं ही आकर के जो जी आ तो गए हम। जबकि एक प्रक्रिया करनी होती है कि आप आ गए तो ये बताओ डिपार्टमेंट को। आप 1 महीने छुट्टी पे गए हो, छुट्टी काट के आए हो वापस फौज में, तो बताओ कि मैं आ गया हूं। तो मैं बताओ, पुनः नियुक्ति, पुनः तैनाती, पुनः सेवा समीक्षा, उपस्थिति दर्ज, इसको बोलते हैं उपस्थिति दर्ज। नियुक्ति नहीं है वो, इसको उपस्थिति दर्ज बोलते हैं बच्चों। कि आपको जाकर के छुट्टियों के बाद जाकर के अटेंडेंस लगानी पड़ती है, आपको लिख के देना पड़ता है मैंने सो एंड सो डेट, यानी इस तारीख को इस दिन इतने बजे ज्वाइन कर लिया है फिर से डिपार्टमेंट छुट्टियों के बाद, ये लिख के देना पड़ता है। इसको कहते हैं उपस्थिति दर्ज कर दी वापस से। जब आप छुट्टियों के बाद उपस्थिति दोबारा दर्ज करानी पड़ती है। अब आप याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। चलो, उपधारा शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या कहलाता है। देख रहे हो, तुम्हें पूरा वो पढ़ा रहा हूं जो वहां तुम्हें ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा। अब वो कह रहे हैं सीख क्या हो। उपधारा शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ, उपधारा शब्द, ये उपधारा क्या है। आपने धारा सुनी है, अरे धारा 370, चलो वो तो संविधान की हो गई। धारा 307 अब तो बीएनएस की बन गई, आईपीसी की नहीं, जो मर्डर के लिए लगती थी। अब उसमें भी ऐसे लगती है 307 की फर्स्ट, ऐसा नहीं सुनी आपने, 307 की सेकंड, 370A, 370B, वो उनको कहते हैं ये उपधारा बन गई। 307 तो धारा थी, लेकिन 307 का फर्स्ट लग गई तो इसको हम बोलेंगे उपधारा। तो उपधारा शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था। कानून की, देखो कोई संस्था है क्या उपधारा। संस्था तो ऐसे होगी जैसे रोजगार विधन की एक संस्था है जो धारा, अरे नहीं है भाई, संस्था कैसे है यार, संस्था तो फिर संसद ही क्या हो गए यहां पर। तो उपधारा को संसद कह दोगे क्या। कानून की उपशाखा, हाँ कानून की उपशाखा ही हुई है मेरे ख्याल से। पालन हेतु बनाए गए निर्देश नहीं, किसी का वैध हक नहीं। आप कहो सर ये पालन हेतु बनाए गए निर्देश क्यों नहीं कह सकते, फिर तो यार 307 भी कह दो आप, ये भी पालन हेतु निर्देश ही है। फिर उपधारा कहां का मतलब क्या रह गया, इसलिए नहीं कह सकते इसको। तो कानून की उपशाखा, ये कानून की शाखा है 307 और ये कानून की उपशाखा है, ठीक है। बस इसलिए इसको हम कहेंगे बी ऑप्शन। बहुत कम बच्चों ने लगाया, 29 बच्चों ने। संस्था नहीं है भाई, उपधारा संस्था कैसे हो सकती है, ज्यादातर बच्चे ये लगा रहे हैं ए, 54%। चलो नेक्स्ट, डकैती शब्द का, देखो बहुत गलत हो रही है आपसे है ना, तो इन सवालों को पढ़ना जरूरी था और ये रिपीट होंगे, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम में रिपीट होंगे। इनको सोचना कैसे है वो सिखा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में इनको सोचेंगे कैसे। चलो, तो मैं, पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको गलतियां भी बता रहा हूं कि ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है। इससे हमारी सोच विकसित होती है। वो इसको आप सीख रहे हो, 20 सवाल सीख रहे हो, 20 प्रश्न नहीं पढ़ रहे आप, ये सीख रहे हो आप। समझ लीजिए जैसे आप मैथ रीजनिंग को सीखते हो वैसे सीख पा रहे हो। डकैती शब्द का सही अर्थ क्या है,
अब आप बताओ डकैती। अब दो चीज होती है बच्चों, एक होती है चोरी, एक होती है डकैती। इन दोनों में अंतर पता है आपको? इस पे कोई छोटी मोटी सजा होती है और इस पे बहुत बड़ी सजा होती है। काम दोनों एक ही है। इसमें क्या होगा, एक आदमी आएगा चुपके से, सब सो रहे हैं, सामान उठा के भाग जाएगा, ये हुई चोरी। ये क्या होगा, इसमें कम से कम 5 लोग आएंगे, लठ वठ लेके आएंगे, हथियार वथियार लेके आएंगे। ये लिखी हुई है परिभाषा डकैती की में। हथियार बंद भी हो सकते हैं, लाठी वाठी हो सकती है, धारदार हथियार हो सकता है। 5 लोग होंगे कम से कम, 4 पे भी डकैती नहीं लगेगा। 5 होने चाहिए कम से कम, 6-7 तो सब चलेगा, 5 कम से कम हो। डकैती 6 होंगे तो भी लगेगा, 7 होंगे तब भी लगेगा, 4 पे नहीं लगेगा। तो डकैती और 5 लोग, और ये चुपके से नहीं, ये डरा धमका, कट्टा रख उसके यहां, उसके चाकू रख गले पे, बता भाई अब कहां है, कहां सामान रखा है, लाओ, बह दिखा के जो जबरन चोरी करके ले जाए उसको डकैती कहते हैं। या किसी को नुकसान पहुंचा के चला जाए, वो डकैती के दौरान हुई मारपीट जो भी है, तो भैया इसको कहेंगे हिंसात्मक चोरी। हिंसात्मक चोरी 94%। अब समझ में आई आपको बात? अब डकैती नहीं भूलोगे आप कभी भी, कानून की रक्षा करने वाला डकैती शब्द। ये बताओ, ऐसे ऑप्शन है, नियमों का समूह है डकैती, रक्षक है डकैती। तो ये तो आपने 94% ने जो दिया है ना, ये इस वजह से दे दिया, और ऑप्शन ही बकवास थे, वरना यहां भी अटक जाते आप। चलो नेक्स्ट। तो कई बार ऑप्शन ही बता देंगे कि मुझे लगा, कई बार ऑप्शन कहता है देखो मैं ये बैठा, मुझे तक पहुंच और उत्तर लेके जा। ये वैसा सवाल था। पुलिस द्वारा किसी वस्तु को आपराधिक रूप से अपने नियंत्रण में लेना क्या कहलाता है? समझे करो सवाल को, कि पुलिस ने कोई वस्तु है आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली अपने नियंत्रण में ले ली, कंट्रोल में ले ली, अब उसको क्या बोलेंगे? पुलिस ने जबरदस्ती अपने कंट्रोल में ले ली कोई चीज, पर वो वैध है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जबरदस्ती की, नहीं, अवैध रूप से नहीं, वैध रूप से ही है, वो आधिकारिक है। जब्ती कहेंगे, संग्रह कहेंगे, संरक्षण कहेंगे, नियंत्रण कहेंगे। जब्ती कहते हैं जब पुलिस किसी चीज पर आकर के कब्जा कर ले, पुलिस कब्जा कर ले, जब्ती होती है वो, उसको कहते हैं बच्चों जब्ती। जब्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, वही बताओ। जब्ती को अंग्रेजी में बच्चों आप समझ जाओगे उससे, सीज कहते हैं यार, सीज। पुलिस क्या करती है, चीजों को सीज करती है। तो जब्ती, कई बार इसकी अंग्रेजी पूछ लेगा, सीज की हिंदी बताओ, या जब्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीज कर दिया। तो पुलिस तो यही तो करती है। जब कई बार कहे कुर्की, कुर्की वर्ड सुना, कुर्की कर दी पुलिस ने, कुर्की, कि जब कोई आया और भाई अपराधी मिल नहीं रहा और उस पर इतने का इनाम बुला हुआ है, इतने के, तो उतने के सामान को कुर्क कर देगी पुलिस, है ना, सीज कर देगी, जो भी है उसको कह सकते हैं कुर्की। कुर्की तो नहीं, कुर्की थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा वैसे। पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान रखना क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि पर, संदिग्ध समझते हो जिस पर डाउट हो, वो संदिग्ध उसको कहते हैं। संदिग्ध गतिविधि, डाउट वाली गतिविधि पर ध्यान रखना क्या कहलाता है? क्या वो निरीक्षण चल रहा है, क्या वो निगरानी है, क्या वो जांच है, या नियंत्रण है? ना तो वो नियंत्रण है, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो गतिविधि पे ध्यान रख रहे हैं। कंट्रोल तो यह है कि जब चारों तरफ से घेर लिया, उस घर को कंट्रोल कर लिया। जांच तो नहीं है, वो संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान रख रहे हैं। जांच तो खुलेआम होती है, सबको पता है, अब केवल ध्यान रख रहे हैं दूर से। निरीक्षण है क्या वो? नहीं, वो निगरानी है, बस वो निगरानी है। 89% ने बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रिपोर्टिंग चैनल का उपयोग किस लिए होता है?
अब देखना बच्चों, ये आप सबको सही करना चाहिए। रिपोर्टिंग चैनल, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग किसको बोलते हैं पुलिस की भाषा में। जब कोई जूनियर अपने सीनियर को अपने काम के बारे में बताता है, साहब पूरे दिन में यह काम कर दिया साहब, तो जब जूनियर सीनियर को बताता है तो वो रिपोर्टिंग कहलाती है। रिपोर्टिंग। जब कोई सीनियर किसी जूनियर को काम देता है तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। समझ में आई बात? सीनियर जूनियर को कुछ बोलता है तो वो ऑर्डर है, और जूनियर सीनियर को बताता है तो वो रिपोर्टिंग है। जो आपने आदेश दिया उसको मैंने इतना इतना काम कर दिया, वो रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग चैनल का उपयोग किस लिए होता है? ये चैनल न्यूज चैनल का मत चले जाना आप वीडियो देखने के लिए, इस पे लगा दोगे नहीं आप, मुझे पता है आपका। जानकारी ऊपर तक पहुंचाने के लिए जूनियर सीनियर को रिपोर्टिंग करता है, फिर सीनियर का एक और सीनियर होगा वो भी रिपोर्टिंग करेंगे, तो पूरा चैनल बन गया। इसी को चैनल बोलते हैं। कि देखो पहले एक छोटा अधिकारी, फिर अपने बड़े को, फिर वो उससे बड़ा, फिर वो उससे बड़ा, फिर कोई जनरल रैंक का सबसे बड़ा। तो ऐसे चलती है रिपोर्टिंग। पहले ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग चैनल। सब एक दूसरे से बड़े होते जा रहे हैं। क्लियर? समझ में आई बात? तो इसको कहते हैं जानकारी ऊपर तक पहुंचाने के लिए रिपोर्टिंग की जाती है। पत्रिका वितरण के लिए, पर्यावरण रिपोर्टिंग हेतु गलत, सब गलत। जब पुलिस किसी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर गश्त करती है, गश्त किसको कहते हैं? पेट्रोलिंग। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है अंग्रेजी में कि पेट्रोलिंग की हिंदी बताओ। बहुत कॉमन शब्द है फौज में पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कहते हैं कि जब हम कोई खतरा ना हो इसलिए घूम रहे हैं, चारों तरफ चौकीदारी कर रहे हैं, उसको गश्त कहते हैं। और अगर वो हथियार के साथ हो तो उसको कहते हैं आर्म्ड पेट्रोलिंग। हथियार के साथ, जैसे ये भी है, हथियार लेकर गश्त करना, आर्म्ड पेट्रोलिंग होती है वो। ये कब करते हैं? जैसे त्योहार हो जाए तो पुलिस वाले या पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी कि भाई बाजार में कोई बम वम धरने की वो नहीं कर रहा हो, तो अपराधियों में डर पैदा करने के लिए किया जाता है कि हथियार लेके घूमो। 2 उनकी ड्यूटी लगा दी, वो बस घूम रहे हैं वहां। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्च ऑपरेशन कहलाएगा? नहीं, सशस्त्र गश्त कहलाएगी। सशस्त्र गश्त, जिसको आर्म्ड पेट्रोलिंग बोलते हैं। भैया शस्त्र के साथ गश्त हो रही है तो ये तो साफ साफ हथियार लेकर गश्त करेगा, सशस्त्र गश्त कहेंगे। पूछताछ कौन लगा रहा है भाई? 30% कह रहे सर्च ऑपरेशन। भैया पेट्रोलिंग कोई ऑपरेशन नहीं है। गश्त तो बस ये कोई खतरा ना आ जाए, हमें देख के वो भाग जाए कि भैया जगे हुए हैं। जैसे गांव में कहते थे भाई चोर आ रहे हैं, तो गांव के लोग भी क्या करते थे कि भैया एक गांव का आदमी जगा रहेगा, जागते रहो, ऐसा होता है। वो होता है ना, वो है गश्त। अब लठिया लेके वो गश्त कर रहा है तो हथियार बंद गश्त। गांव का हथियार लठिया, लाठी है ना। तो वो सर्च ऑपरेशन नहीं, किसी को सर्च थोड़ी कर रहे हैं भाई, सशस्त्र गश्त। समझ में आई बात? चलो अब अगला, जब किसी संदिग्ध से जानकारी लिखित रूप से ली जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो कभी कभी ना सेंस लगा के सही करया करो बच्चों, आप ऐसे ही मत कर दिया करो। 20 में से कितने प्रश्न हो रहे? मुझे 12 सेट आप दे दो, बस आपके सारे सवाल खत्म कर दूंगा। ना केवल ये जो एग्जाम में आए हुए हैं, बल्कि वो भी जो और इनके साइड बाय साइड आ सकते हैं। आगे कभी इन सवालों से डर नहीं लगेगा आपको। क्या सर इनमें नए नहीं बना सकता? बना सकता है, पर भाई 59 शिफ्ट हुई हैं, 59 जितने बना सकता था बना लिए। इससे ज्यादा जाएगा तो ट्रेनिंग करके भी नहीं पता लगती लोगों को, फिर तो इतनी गहराई है। और वो इतना नहीं चाहते आपसे कि आप ट्रेनिंग का मटेरियल पढ़ के आओ, वो इतना चाहते हैं कि जितनी एक आम लोग को जानकारी होनी चाहिए उतनी आपको हो। इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आम जन जितना जानता है उतना आप भी जानते हो। और ये आम लोगों की जानकारी वाले ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है,
जब किसी संदिग्ध से जानकारी लिखित रूप में ली जाती है, जो कोई डाउटफुल पर्सन है उससे जानकारी लिखित रूप में मांगते हैं, तो वह क्या कहलाती है? बताओ आप, क्या वो गवाही है? क्या वो साक्षात्कार है? भाई लिखित रूप में ले रहे हो और लिखित बयान कह देंगे उसको लिखित बयान कह देंगे। भाई कोई डाउटफुल केस है, उससे हम लिखित रूप में कुछ ले रहे हैं, तो भैया लिखित बयान दे दे अपने, है ना। क्या करते हैं भाई, जैसे पुलिस ने किसी पे केस किया और वो कहता है वो पैरों में पड़ गया जिसने केस करा उसके, भैया माफ कर दो, अब उसे दया आई, चल यार तेरा केस वापस ले लेते हैं। अब वो लिखित बयान दे करके आएगा कि मैंने इस पर गलती से एक आरोप लगा दिया था, पर मुझे बाद में पता चला वो ये नहीं था, इसलिए मैं अब केस अपना वापस लेना चाहता हूं। लिखित बयान ऐसे दर्ज कर लेगी। तो ये है, संदिग्ध से जानकारी लिखित रूप में ली जाती है, तो वो आप समझ सकते हो लिखित बयान तब होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, खुफिया इनपुट। अब देखो ये आम जन की तो जानकारी है, भैया लिखित बयान क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। पुलिस केस तुम पे भी हो सकता है, तो इतना जानकारी हर किसी को कानून की होनी चाहिए। खुफिया इनपुट किससे संबंधित होता है? अब बच्चों खुफिया को बोलते हैं अंग्रेजी में इंटेलिजेंस, जैसे आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वो खुफिया एजेंसी तो है, तो इंटेलिजेंस इनपुट, खुफिया गुप्त इनपुट मिले हैं। परीक्षा परिणाम से संबंधित होता है क्या खुफिया इनपुट? अरे भाई साहब, संभावित खतरे की गोपनीय जानकारी से 97%, दिल खुश कर दिया तुमने। तो कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि और ऑप्शन तो देखते ही कट जाते हैं, ये आसान सवालों में रहेगा, लेकिन बच्चा क्या सोचता है, यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं ऑप्शन ही क्यों देखूं, चलो छोड़ो इस सवाल को, छोड़ के निकल जाते हैं इस सवालों को, छोड़ के। बताओ ये छोड़ने लायक है? पढ़ लिया तो वहीं हल हो जाएगा, कहेगा मुझे लगाओ, ऑप्शन खुद कहता है ऐसे सवालों का कि ये देखो मैं यहां बैठा हूं। जब अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले उसका पूर्व अभ्यास करता है, जब अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले, समझ लो, ये बिल्कुल आगे के लिए याद रखना कि जब अपराधी है कोई, वो कोई घटना को, यानी कोई मर्डर करने वाला है, उसको अंजाम देने से पहले ये सोचता है, अच्छा उसका भाई भी होगा वहां, उसको कैसे रोकूंगा, एक आदमी और ले जाता हूं अपने साथ, मैं उसको चाकू मारूंगा, वो आदमी वहां रहेगा, ठीक है। अच्छा वो पड़ोसी भी आ सकता है, तो फिर एक बाहर भी होना चाहिए। अच्छा तो रैकी करी थी, रैकी पता क्या होती है, एक दो दिन पहले जांच लेना कि भाई क्या क्या चल रहा है वहां, उसको रैकी कहते हैं। भाई कौन आता है इनके घर, कौन जाता है, कितने बजे घर से बाहर निकलते हैं, उसको रैकी कहते हैं, एक दो दिन पहले अभ्यास। तो वो इसी का हिस्सा है, अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले उसका पूर्व अभ्यास करता है, उसे क्या कहते हैं, अपराध पूर्व अभ्यास, घटनाक्रम पूर्व दर्शन, ड्राई रन और अपराध तैयारी। ये बिल्कुल अलग हो गया बच्चों, इसलिए ये आपके लिए गलत। जो सबसे कम उत्तर है वो इसका आंसर है, 5% लोगों ने दिया है, और इसको कोई सही कर भी नहीं पाएगा, इसको कोई सही कर भी नहीं पाएगा, आपकी गलती नहीं है, अगर पढ़ा होगा तो ही सही होगा। ड्राई रन वकील भी सही नहीं कर सकते यार, सही पूछो तो जब अब ये आपने पढ़ लिया, अब इसको बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई मतलब सूखी, सूखी रन, रन मतलब रनिंग, है ना। तो पहले वो सब कुछ सूखा करता है, सूखा मतलब गीला तो हुआ जिस दिन कर दिया मर्डर, सूखा पहले देखना यार, सूखा, सूखे ही आगे कहते नहीं घर पे लोग, अरे सूखा ही आ गया, कुछ लेके नहीं आया मीठा कूठा, वो तो ऐसा ही ये ड्राई रन, मारना नहीं है आज, बस देखना है तो भैया जो है पूरा अभ्यास करना है, ताकि कोई भी खतरा आए तो उसे हम निपट लें, तो ये ड्राई रन कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलो तो भाई देखो, सवालों को जितना एंजॉय तरीके से पढ़ो, जितना फनी तरीके से पढ़ो, टाइम तक याद रहते हैं, बहुत टाइम तक याद रहते हैं। कि ड्राई अब याद रख लिया, सूखी भाग दौड़,
तो ये सूखी भागदौड़ होती है। पहला अभ्यास उस दिन काम नहीं किया ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द चेन ऑफ कस्टडी के लिए होगा? चेन ऑफ कस्टडी की हिंदी पूछ रहा है। चेन ऑफ कस्टडी की हिंदी पूछ रहा है भाई साहब। एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द चेन ऑफ कस्टडी की हिंदी बता दो। यूं कह रहा, सीधी बात ये है। अब आप बता दो। चेन तो श्रृंखला होती है, चेन ऑफ कस्टडी, कस्टडी हिरासत होती है। यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर कस्टडी, है ना। तो कस्टडी हिरासत होती है, चेन श्रृंखला होती है। एकदम सही है। इसका मतलब क्या है मैं अब आपको समझा देता हूं। क्या है चेन ऑफ कस्टडी? सर अंडर कस्टडी सुना है, चेन ऑफ कस्टडी नहीं सुना। कस्टडी बच्चों ये कहते हैं, इसको भी कहते हैं कि भाई तुम मेरे अंडर हो, तुम मेरी कस्टडी में हो। कस्टडी में हो यानी मेरे अधिकार क्षेत्र में हो। कस्टडी उसको कहते हैं अधिकार क्षेत्र टाइप। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं चेन ऑफ कस्टडी। जैसे ये अधिकारियों के लिए लगता है बच्चों, और कोर्ट मांगता है इसका सबूत। चेन ऑफ कस्टडी क्या है? अगर सबूतों में कुछ छेड़खानी होती है तब चेन ऑफ कस्टडी की जरूरत पड़ती है। कैसे कि जैसे एक सबूत था भाई, इस पिन्नी में बंद कर दिए, पॉलिथीन में बंद कर दिया जाता है सबूत। अब एक अधिकारी नंबर 1, फिर अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, केस तो चलता रहा, फिर सेकंड अधिकारी पे पहुंच गया इसका ये केस, फिर थर्ड पे पहुंच गया, तीसरे ने जाकर रिश्वत ले ली, इसने फिंगरप्रिंट मिटा दिए। यहां तक थे। अब जब चौथे पे गया तो फिर यहां पे थे ही नहीं फिंगरप्रिंट। तो अब देखेंगे चेन कहां टूटी, फिंगरप्रिंट कहां खत्म हुए। यहां तक तो मिले थे ना, यहां पे नहीं मिले। तो सीधी सी बात है, इसने काम किया, चेन ऑफ कस्टडी टूट गई। समझ गए? चेन ऑफ इसकी कस्टडी में हुआ है ये गड़बड़। तो ऐसे देखी जाती है चेन ऑफ कस्टडी कि भाई हमारे यहां भ्रष्ट अधिकारी भी तो होते हैं ना। चलो इसको आप समझ लो। तो चेन ऑफ कस्टडी है भाई, सबूत जो है किस किस के अंडर रहे, किन किन अधिकारियों के, वो पूरी चेन चाहिए। देश में उच्च पद पर आसीन लोगों के लिए लगाई जाने वाली एस्कॉर्ट ड्यूटी। अब एस्कॉर्ट ड्यूटी पुलिस वाले इसको एकदम समझ जाएंगे एस्कॉर्ट ड्यूटी क्या होती है। उनको पता है, रोज करते हैं एस्कॉर्ट ड्यूटी। एस्कॉर्ट ड्यूटी क्या होती है? जब कोई वीआईपी आदमी है, मैं आपको बताता हूं, ये तो मुझे खुद जो है पता है। जैसे वीआईपी है या वीवीआईपी है। वीवीआईपी या वीआईपी कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो वीआईपी में आ जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति हैं, अब के जो राष्ट्रपति है वो वीवीआईपी में आ जाएंगे। राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, वो भी वीआईपी में आ जाएगी। अब इनको घूमने जाना है, दिल्ली की हैं, दिल्ली रहती हैं, और दिल्ली से फिर यूपी जाएंगी, और बाई रोड जाएंगी, फिर बिहार जाएंगी। तो फिर क्या होता है कि एस्कॉर्ट ड्यूटी लगेगी। ये इनकी गाड़ी जा रही है, इनके आगे भी गाड़ी, इनके पीछे भी गाड़ी। ये जो पीछे आगे पुलिस की गाड़ी होती है उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट ड्यूटी। यहां पे वो बैठी हैं राष्ट्रपति की पत्नी इसमें। अब क्या होगा? जैसे दिल्ली का एरिया खत्म, बॉर्डर खत्म, अब यूपी की पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस यहां बॉर्डर पर तैयार मिलेगी, फिर इसकी गाड़ी इसके अंडर आ जाएगी। जैसे यूपी का बॉर्डर खत्म, अब बिहार जा रही है, तो यहां एस्कॉर्ट ड्यूटी। एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए आ जाओ जी, अपने स्टेट से भेज दो, ये आ रही हैं, तुरंत आ जाती है एस्कॉर्ट के लिए गाड़ी। समझ में आई बात आपको? तो एस्कॉर्ट, अभी उत्तर अपना स्कोर बताने लगे, अभी इसका उत्तर तो बताया ही नहीं मैंने। चलो बता दिया आप तो। सुरक्षा एस्कॉर्ट, निगरानी, रख रखाव, छापा मारना, है तो सब बेकार है। 90% बच्चों ने उत्तर भी दिया है, सही है। सुरक्षा एस्कॉर्ट है, ये तो सीधी सी बात है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है एस्कॉर्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्ट ड्यूटी। तो कुल मिलाकर के बच्चों आज 20 में से क्या स्कोर रहा आप बताना। और ये वो सवाल है, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप 20 में से 18 कर रहे हो, इसका मतलब 10 में से 9, ये 10 ही आएंगे पेपर में। 10 तो मुहावरे आएंगे, उनको मैं नहीं बता रहा अभी। मैं चाहता हूं पहले 10-12 सेटों में उन पुराने वालों को सबको सेटल कर दूं, और साथ साथ नई चीजें भी बताता रहूं। ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, अब बच्चों फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगी। सही मिलान करो। पुलिस का पहचान के लिए आधिकारिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। किसी आदेश का लिखित रूप होना, लिखित आदेश। किसी संदिग्ध व्यक्ति की आवाज की जांच,
ऑडियो विश्लेषण, अपराधी की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की प्रोफाइलिंग, साइको प्रोफाइलिंग। लगा दिया? चलो जो पढ़ा है फटाफट। बचाव पक्ष प्रमाण क्या होता है? बचाव पक्ष प्रमाण इनमें से किस पे लगाओगे? आरोपी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य, ये रहा बचाव पक्ष प्रमाण। चेक पॉइंट पर तैनाती किस लिए होती है? लोगों की पहचान और सामग्री की जांच हेतु, यही तो पढ़ा था। सत्यापन कौन करता है? पुलिस द्वारा किसी सूचना की पुष्टि करने के लिए सत्यापन। उपस्थिति दर्ज कब करवाते? जब कर्मचारी का छुट्टी के बाद कार्य पर लौटना। सारे तीर लग गए? अगला बताओ फटाफट, रिवीजन हो रहा है ये। उपधारा क्या होती है? अभी पढ़ाया था उपधारा। उपधारा होती है कानून की उपशाखा, उपधारा। डकैती क्या होती है? डकैती पुलिस द्वारा, यह है पुलिस द्वारा किसी वस्तु का आधिकारिक नियंत्रण नहीं, पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान नहीं, हिंसात्मक चोरी नीचे ये रही। जब्ती क्या है? जब्ती आधिकारिक नियंत्रण पुलिस का किसी वस्तु पर। निगरानी क्या है? पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान देना। क्या मजेदार हो गया ना बच्चों? सब तो याद हो रहा है। सही मिलान करो। पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हथियार के साथ गश्त क्या कहलाती है? सशस्त्र गश्त। किसी संदिग्ध से जानकारी का लिखित रूप, लिखित बयान। बच्चों देखो 2 मिनट के ही थे सारे सवाल, लेकिन मैंने पूरा 1 घंटा क्यों लिया है आपका? क्योंकि मुझे पता है आपको लंबे टाइम तक ध्यान करवाना है। और अब आप देखो फटाक से लगा रहे हो ना खुद, ये याद भी तो हो गए ना क्लास में ही। और अब ऐसे सवाल गलत नहीं करोगे अगर समझ के मेरे साथ किया होगा तो। संभावित खतरे की गोपनीय जानकारी, खुफिया इनपुट। दीर्घकालिक मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत, नीति। ये नहीं बताया था, कोई बात नहीं, पर पॉलिसी का काम ही तो ये है। दीर्घकालिक मार्गदर्शन करने के लिए कोई चीज होती है, सिद्धांत होते हैं, उनको हम नीति या पॉलिसी कहते हैं। और लास्ट है अपराधी का घटना से पहले उसका पूर्वाभ्यास। बताओ, ये ऑप्शन में देना मुझे। ए का कौन सा है बताना, 1 2 3 4। बी का कौन सा है, सी का कौन सा है, और डी का कौन सा है, लिख देना ऑप्शन में। और फिर बताना क्लास कैसी लगी। स्कोर आप अपना बता ही चुके हो, तो कुल मिलाकर के बच्चों आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और साथ में हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, थोड़ा लोड हम पे आ रहा है, मान लेते हैं, मुश्किल भी लग रहा होगा, पर इसके अलावा इतने आसान तरीके से मुझे नहीं लगता शायद कोई और पढ़ा भी पाएगा। अगर आप मुझसे, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर हूं, पर मैं ये कहता हूं अगर आप इन चीजों को मुझसे नहीं सीख पाए तो फिर शायद किसी से भी नहीं सीख पाओगे। अगर हिंदी को अच्छा करना है तो फिर आपको 12 बजे आना ही होगा, यही एक तरीका है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।